हेलो, कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा कि ब्लॉकचेन क्या है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस सीरीज की ये तीसरी वीडियो है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, और उसके बाद कि आज क्रिप्टो करेंसी में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम पे इतने ज्यादा स्कैम क्यों हो रहे हैं, और ये थर्ड वीडियो है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो वो पहली वीडियो एटलीस्ट स्पेशली जो ब्लॉकचेन क्या है उसको आप जरूर देखिएगा। छोटी सी एक वीडियो है जिसमें हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझाया गया है कि, और उस वीडियो के देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन सुनने में कितना बड़ी चीज लगती है और असली में कितनी सिंपल सी चीज है। तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो के लास्ट। हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड एंड स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम जानेंगे कि हमें क्रिप्टो करेंसीज की जरूरत क्यों है, क्योंकि कोई भी न्यू चेंज तभी आता है जब पुराने में सुधार की जरूरत होती है। तो यह समझना होगा कि ऐसी क्या समस्या है हमारी आज की फिएट करेंसी में कि लोगों को भविष्य की करेंसी क्रिप्टो करेंसी में दिखने लगी है। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फिएट करेंसी और बार्टर सिस्टम को समझना। फिएट करेंसी उस करेंसी को कहते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट की जाती है। जैसे हमारे भारत देश की फिएट करेंसी रुपया है, वैसे ही अमेरिका की फिएट करेंसी है डॉलर। अब जानते हैं बार्टर सिस्टम को। बार्टर सिस्टम सामान खरीदने का एक सबसे पुराना तरीका है, जहां लोग सामान के बदले दूसरा सामान लेते थे। जैसे कि गेहूं के बदले चावल एक्सचेंज कर लेना। कुछ साल पहले तक भी बार्टर सिस्टम का उपयोग भारत में देखा जा सकता था। बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी अच्छाई यह थी कि यहां हम अपनी करेंसी खुद बनाते थे और फिर डिमांड एंड सप्लाई का बेनिफिट हमें मिलता था। अगर आपने कपास उगाया और उस साल कपास की खेती कम हुई तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। अब अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा रहेगी कपास की और सप्लाई कम रहेगी तो आपको अब आपकी कपास की जो कीमत है वो ज्यादा मिलेगी। तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी अच्छाई थी आपको डिमांड एंड सप्लाई का फायदा मिलना। लेकिन इसकी सबसे खराब बात थी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर घूमना। सोचो, अगर आपने शहर से एक बड़ा बेड खरीदना हो और अगर आपने गांव में कपास उगा रखी हो तो पहले आपको शहर में जाकर बेड बेचने वाले से यह पूछना पड़ता था कि क्या वो बेड के बदले में कपास लेना चाहेंगे। अब अगर वो बोल दे हां, तो कपास को शहर तक पहुंचाना अपने आप में एक नई मुसीबत बन जाती थी। और अगर बेड बेचने वाले बोल दे कि नहीं, उन्हें कपास नहीं, उन्हें तो गेहूं चाहिए, तो फिर आपको पहले अपनी कपास के बदले गेहूं एक्सचेंज करने पड़ते थे और फिर गेहूं लेकर आपको बेड वाले के पास जाकर बेड खरीदना पड़ता था। तो बार्टर सिस्टम की अच्छाई जैसे है डिमांड एंड सप्लाई का बेनिफिट मिलना, वैसे ही बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यहां पे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर घूमना। बाद में वैसे सोने और चांदी का इस्तेमाल यहां पे ज्यादा होने लगा बार्टर सिस्टम में, क्योंकि सोना और जो चांदी था वो लगभग हर जगह पे एक्सेप्ट कर लिया जाता था। लेकिन सोने और चांदी के साथ अपनी अलग प्रॉब्लम थी। मान लो अगर आपके पास 10,000 रुपए का सोने का सिक्का है और अगर आपको जो सामान खरीदना है वो सिर्फ 10 या 100 रुपए का है तो भी आपकी मुसीबत बढ़ जाती थी, क्योंकि सिक्के को आप बार बार तोड़कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बार्टर सिस्टम की यही बुराई भी थी। फिर गवर्नमेंट ले आती है फिएट करेंसीज को, जिसने बार्टर सिस्टम के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर घूमने की मुसीबतों को खत्म कर दिया। पैसों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर घूमना आसान हो गया, क्योंकि आप 2000 के नोट को बिना किसी वजन को महसूस करे आराम से घूम सकते हो या फिर उसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर 2000 रुपए के गेहूं की बोरी लेकर आपको घूमना पड़े तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लोगों ने वैसे एकदम से विश्वास नहीं किया था इन फिएट करेंसीज पर, क्योंकि वो भी समझते थे इन कागज के टुकड़ों की असली कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर जब गवर्नमेंट ने उन्हें प्रॉमिस किया कि वो जितने भी नोट प्रिंट करके लोगों को दे रही है उसके बदले में उतने ही कीमत का गवर्नमेंट ने सोना जो है या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपने रिजर्व में रखा हुआ है, तो फिर लोगों का धीरे धीरे विश्वास शुरू हो गया इन प्रिंटेड नोट्स या फिएट करेंसीज पर। आज हम क्योंकि प्रिंटेड नोट्स को ही देखते हुए बड़े हुए हैं, तो हम आज गवर्नमेंट से ये पूछते भी नहीं हैं कि क्या आज भी वो जो नोट प्रिंट कर रही है उसके बदले में वो जो गोल्ड है उसको खरीद के रख रही है अपने रिजर्व में, या किसी और एसेट को अपने रिजर्व में खरीद के रख रही है या नहीं। आप जान के हैरान हो जाओगे कि आज लगभग 4 से 5% ही हमारी जो करेंसी है, जो फिएट करेंसी है, वो बैक्ड बाय गोल्ड है, बाकी बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है। तो ये फिएट करेंसी के साथ एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि फिएट करेंसीज की सप्लाई अनलिमिटेड है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट इससे ज्यादा नोट प्रिंट नहीं कर सकती, इसलिए हमें वहां
डिमांड और सप्लाई का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता जैसा हमें बार्टर सिस्टम में मिलता था, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी फिएट करेंसी हर साल अपनी वैल्यू का लगभग 6 से 8% खोती रहती है। तो इस फिएट करेंसी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि इसकी जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है और इन्फ्लेशन जो है वो इसकी वैल्यू को कम करता रहता है। मतलब फिएट करेंसी हमें आसानी से पैसे ट्रांसफर करने की फैसिलिटी तो प्रदान करती है, लेकिन बदले में ये लोगों को हर रोज सालाना लगभग 6 से 8% या उससे भी ज्यादा की दर से गरीब भी बनाती है। जैसे डिमांड और सप्लाई का प्रिंसिपल बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा था, लेकिन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर घूमना उसका सबसे बड़ा नुकसान था, वहीं फिएट करेंसी का सबसे बड़ा फायदा है आसानी से पैसों का ट्रांसफर हो पाना, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान है इसकी कीमत का हर साल 6 से 8% कम हो जाना। क्रिप्टो करेंसीज में हमें बार्टर सिस्टम के डिमांड एंड सप्लाई का फायदा मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बिटकॉइन का, जिसकी डिमांड बढ़ने से उसकी जो कीमत है पिछले 10 साल में 20 रुपए से बढ़कर आज 2021 में 20 लाख रुपए को भी क्रॉस कर चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी कूड़ा कचड़ा कॉइन या टोकन में इन्वेस्ट कर दो ये सोचकर कि वो भी बिटकॉइन की तरह बढ़ जाएगा। साथ ही क्रिप्टो करेंसीज हमें इजी टू ट्रांसफर फंड्स वाला जो फिएट करेंसीज का फायदा था वो भी फिएट करेंसीज से भी अच्छे तरीके से प्रदान करती हैं, क्योंकि रुपया तो आप आसानी से किसी एक देश में ही ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को आप पूरी दुनिया में किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी पूरी ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी के साथ। हम यह कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज में बार्टर सिस्टम और फिएट करेंसी दोनों के फायदे हैं, लेकिन क्रिप्टो के ये फायदे उसके असली फायदों का 1% भी नहीं है, जिसे हम हमारी इस सीरीज में डिस्कस करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। अब एक नई सोच दुनिया में बहुत तेजी से आगे आ रही है कि एक ऐसी करेंसी हो जिसमें बार्टर सिस्टम और फिएट करेंसी दोनों के फायदे हों। एक ऐसी करेंसी जो एक देश की ना हो बल्कि पूरी दुनिया की हो। पिछले कुछ सालों में टर्की की फिएट करेंसी टर्किश लीरा डॉलर के मुकाबले 8 गुना गिर गई। मतलब टर्की के लोग बिना खुद की कोई गलती के यूएसए के लोगों की तुलना में 8 गुना गरीब हो गए। देखिए, फिएट करेंसी की सबसे ज्यादा खराब बात यह है कि अगर किसी देश की सरकार की गलतियों से उस देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है तो उस देश के नागरिकों को भी इसकी सजा मिलती है। हम अगर वेनेजुएला का उदाहरण लें तो और भी डरावना है। वेनेजुएला गवर्नमेंट की गलती से वहां के लोग इतनी जल्दी गरीब हुए जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सोचिए 2014 में अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट 10 रुपए का मिल रहा हो, लेकिन उसी ब्रेड के पैकेट के लिए 2021 में आपको 2 लाख रुपए देने पड़े तो आपकी क्या हालत होगी। यही हो रहा है अभी वेनेजुएला के लोगों के साथ, जिसमें उनकी खुद की कोई गलती भी नहीं है। अब हमारे भारत देश की फिएट करेंसी रुपया ही देख लेते हैं। 1947 में एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर लगभग भारत के 4 रुपए के बराबर था, जो आज बढ़कर 74 रुपए का हो गया है। मतलब अगर आप MBA की पढ़ाई के लिए 1947 में यूएसए जाते और आपके कोर्स की फीस अगर 50,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर होती तो आपको भारत के हिसाब से सिर्फ 2 लाख रुपए देना पड़ता। लेकिन आज 2021 में उसी 50,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर के लिए 2 लाख नहीं बल्कि 37 लाख रुपीस देने पड़ रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको फिएट करेंसी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। 1947 के हिसाब से 2 लाख रुपए में जो कोर्स होना चाहिए था, आज भारत की फिएट करेंसी के कमजोर होने की वजह से हमें उसी कोर्स के लिए 37 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब भारत के लोग यूएसए के लोगों के मुकाबले 20 गुना गरीब हो गए बिना उनकी खुद की कोई गलती के। यही आज की फिएट करेंसी की सबसे खराब बात है, जिसे हम आने वाले एपिसोड्स में सोच चैनल पर गहराई से समझेंगे। क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले क्रिप्टोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। क्रिप्टोग्राफी एक तरीका है जानकारी की रक्षा करने का और कोड्स की मदद से बात करने का, ताकि जिसके लिए वो जानकारी हो सिर्फ वही उसे पढ़ सके और उसका इस्तेमाल कर सके। यहाँ क्रिप्ट का मतलब है छिपा हुआ और ग्राफी का मतलब है लेखन। पुराने जमाने में लोग जब एक जगह से दूसरी जगह महत्वपूर्ण संदेश भेजा करते थे तब इसी क्रिप्टोग्राफी का ही उपयोग किया जाता था। संदेश ले जाने वाले को जो संदेश लिख कर दिया जाता था उसे सिर्फ वही पढ़ सकता था जिसके पास उसे पढ़ने की कुंजी हो। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी को। वित्तीय लेन देन का लेखा जोखा देने वाली पुस्तिका, जिसे बही खाता भी कहा जाता है, उसी को लेजर कहा जाता है। ब्लॉकचेन के नेटवर्क पर हर कंप्यूटर एक पार्टिसिपेंट होता है। जो डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बहुत सारे पार्टिसिपेंट द्वारा संभाला जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी कहते हैं।
चलिए अब समझते हैं डबल स्पेंड अटैक को। देखो, आपके बैंक में अगर 1 लाख रुपए है तो आप चाह कर भी उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक लेजर आपको करने नहीं देगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज में क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो लेजर को देखे, इसलिए कोई एक ही कॉइन को 5 बार उसके डुप्लीकेट कॉपी बनाकर लोगों को भेज सकता है और ओरिजिनल कॉइन खुद के पास रख कर लोगों के साथ फ्रॉड कर सकता है। इसको डबल स्पेंड अटैक बोलते हैं, मतलब एक ही पैसे को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल करके फ्रॉड करना। खुशी की बात यह है कि क्रिप्टो करेंसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से डबल स्पेंड अटैक को रोक दिया जाता है। अब देखिए, हमने अभी तक समझा कि क्रिप्टोग्राफी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या है और साथ ही साथ डबल स्पेंड अटैक क्या होता है, और हमने जाना कि फिएट करेंसी और बार्टर सिस्टम का फायदे क्या हैं और फिएट करेंसी और बार्टर सिस्टम के नुकसान क्या हैं। तो अब इन सब चीज़ों को जानने के बाद हम क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे क्रिप्टोग्राफी के द्वारा सुरक्षित किया जाता है, जिसको डबल स्पेंड करना असंभव होता है। हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। क्रिप्टो करेंसी की एक विशेषता यह है कि इसे आमतौर पर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसको इशू नहीं करती है। इसकी वजह से ये गवर्नमेंट के द्वारा मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे क्रिप्टो करेंसी में बार्टर सिस्टम का डिमांड एंड सप्लाई का एडवांटेज है, साथ ही साथ जो फिएट करेंसी है उसका इजी टू मूव अराउंड वाला बेनिफिट भी दोनों ही इसके अंदर है। और सबसे अच्छी बात, इसको कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जो है इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसलिए इसको एज ए फ्यूचर करेंसी बोला जाता है। और साथ ही हमने 2 चीजें सीखी होंगी कि नॉर्मली बैंक में क्या होता है, अगर बैंक के थ्रू मैं ट्रांजैक्शन करता हूं और मेरे पास 100 रुपए और मैंने किसी को 50 रुपए भेज दिए, तो वो बैंक की जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो उसका लेजर जो बैंक का होता है वो मैनेज करता है कि अब मेरे पास 50 ही बैलेंस रखा हुआ है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर तो ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो कोई क्रिप्टो के अंदर कॉइन का अगर 5 बार 6 बार उसी की कॉपी बना के 5-6 लोगों को भेज दे, ऐसा हो सकता है, जिसको हम डबल स्पेंड अटैक बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में जो बैंक का काम होता है कि 100 गया तो 50 रह गया, अगर 100 में से 50 गया तो 50 रह गया, तो ये सारा का सारा जो काम है, पूरा का पूरा लेजर जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा मेंटेन की जाती है। और जो ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, जिनका ये सारे के सारे कंप्यूटर जो है एक तरीके से ये इसको जो मैनेज करते हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड वे में इसको मैनेज करते हैं और हमारे को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से डबल स्पेंड अटैक खत्म हो जाता है और साथ ही साथ हम जो है बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के भी क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसीज को रन कर पाते हैं और आज वो एग्जिस्टेंस में हैं। तो दोस्तों देखिए, इस सीरीज को जरूर देखिएगा। एक चीज याद रखनी है हमें कि एक एजुकेटेड इन्वेस्टर ही एक्चुअल इन्वेस्टर होता है। किसी और की सुन के इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं गैम्बलिंग होता है, जुआ खेलना होता है। तो आपको जुआ नहीं खेलना, आपको अपने आप को एजुकेट करना है, बिकॉज एजुकेट करके जो इन्वेस्ट करता है वही रियल इन्वेस्टर होता है। और साथ ही साथ आज स्पेशली क्रिप्टो स्पेस के अंदर बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। किसके नाम पे? कोई आएगा आपके पास आके बोलेगा ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग दे दो 1 लाख रुपए। कूड़ा कचरा कोई कॉइन उठा के आपको बोलेगा ये कॉइन की माइनिंग हो रही है, ये कल की डेट में 100 गुना हो जाएगा, आप हमारे को लाखों लाखों दे दो। लोग 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपए उनमें लगा रहे हैं। तो ऐसे स्कैम से आपको दूर रहना है। कोई भी आपके सामने आके माइनिंग के नाम पे आपसे पैसे मांगता है किसी भी कॉइन से रिलेटेड, तो आप समझ लीजिए वो प्योर 101% स्कैम है। मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछने की भी जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप पूछना चाहते हो मेरे से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम एंड जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर हम धीरे धीरे और बहुत सारी अपडेट शेयर करते रहेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉइन आएंगे जो आपको आके बोलेंगे मेरा ना एबीसी कॉइन ले लो, बदले में आप इथीरियम दे दो, बिटकॉइन दे दो। आपसे अच्छे कॉइन लेके आपको कूड़ा कचरा कॉइन बेचने की कोशिश करेंगे। तो और पता है क्या बोलेंगे, हमारा कूड़ा कचरा ना 100 गुना हो जाएगा। तो उनको बोलना अगर 100 गुना हो जाएगा तो अपने पास ही रख ले, फिर हमारे को देखने की क्या जरूरत है। कि एक्चुअल में वो सारे के सारे कुछ नहीं होना उनका, वो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा कचरा कॉइन आज के टाइम पे 20-25 हजार रुपए में बना के लोगों से फिर कोई माइनिंग के नाम पे करोड़ों रुपए लूट रहा है लोगों का, कोई क्या बोलते हैं कूड़ा कचरा कॉइन निकाल के और बोल रहा है कि मैं हमारा भी कल ये लॉन्च हो जाएगा, वो लॉन्च हो जाएगा, इसके नाम पे लोगों से करोड़ों रुपए लूट रहा है। और कुछ स्कैम जो है वो इस तरीके के हैं जो कि क्या बोलते हैं
नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट यूज करें। मतलब उनका प्रोडक्ट ही नेटवर्क मार्केटिंग है कि आप हमारा scam.com कॉइन खरीद लो, 10,000 का लेफ्ट में scam.com बेचो, 10,000 का राइट में scam.com कॉइन बेचो और क्या बोलते हैं आपको 1,000 का scam.com कॉइन मिल जाएगा। मतलब इस तरीके के फालतू के कॉइन चल रहे हैं। तो आपको माइनिंग के नाम पे जो स्कैम हो रहे हैं या कूड़ा कचरा जो टोकन या कॉइन आपको प्रमोट किए जा रहे हैं या नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो कूड़ा कचरा कॉइन को जो आपको प्रमोट करे जा रहे हैं, इससे रिलेटेड किसी भी चीज में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। बाकी इस सीरीज के अंदर हम डिटेल में इन सब चीजों के ऊपर वीडियोस लेके आते रहेंगे और इस पूरी की पूरी सीरीज को देखने के बाद आप एक एजुकेटेड तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे और एक एजुकेटेड इन्वेस्टर ही एक्चुअल इन्वेस्टर होता है। थैंक यू।